इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा कल रात से ही खरगोन में है। उन्होंने बताया कि यहां रामनवमी के जुलूस में पथराव के बाद प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश पर 50 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अफवाह फैलाने वाले 4 व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हुई है। सामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई करें। सर कितने लोगों की गिरफ्तार? अभी तक 84 लोगों की गिरफ्तार। सर ये बुलडोजर कब तक चलेगा सर? देखिए, ये तो अब जैसे जैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बदमाश है, बहुत सारी जगहों पे अतिक्रमण किए हैं, तो जो लीगल पूरी कार्रवाई वो करते रहेंगे लगातार। रायसेन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची किले पर, कुछ लोगों को जाने दिया, साथ में बाकी लोग किला मार्ग पर प्रदर्शन कर भजन कर रहे हैं। भाजपा नेता मुदित शजावत समर्थकों के साथ कर रहे हैं मंत्र जाप। मीडिया को भी जाने से रोका। रायसेन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 11 अप्रैल को रायसेन पहुंची। उन्होंने 7 अप्रैल को ट्वीट कर रायसेन किले के स्थित शिवलिंग का अभिषेक करने की बात कही थी। उमा रायसेन के किले स्थित मंदिर पहुंची और मंदिरों के बाहर ही अभिषेक किया। उमा ने मंदिर का ताला खुलवाने को कहा है। 5 पंडितों ने उमा का अभिषेक करवाया। किले के पास काफी पुलिस बल तैनात है। कलेक्टर, एसपी, डीआईजी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद हैं। आरोग्यम गुण संप्रदान कि ताला तोड़ना ये हम नहीं करते। राम जन्मभूमि का भी आगे बढ़ो, जोर से बोलो और जन्मभूमि का ताला खोलो, ये नारा था। ताला तोड़ो नारा नहीं था। ये ताला बहुत छोटा है, ये टूट सकता है, मेरे भी एक घूसे से टूट जाएगा, लेकिन हम मर्यादा में रहे हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज हैं, इसलिए नारा हमारा अयोध्या में भी यही चला, 20 साल चला। आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, ताला तोड़ो हमने कभी नहीं बोला। वशिष्ठ जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, राधेश्याम वशिष्ठ जी ने, जिसके परिणाम स्वरूप महासभा का हिंदू महासभा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। ये ताला खोला और यहाँ पर पूजा शुरू हुई। अब मैं ये चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हमें ये अवसर मिले जब केंद्रीय पुरातत्व विभाग से संपर्क हो, राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग का, और यहाँ के प्रशासन को वहाँ से सूचना आवे, उनको अधिकार मिले इस ताले को खोल देने का, जो अभी उनके पास में नहीं है। लेकिन मेरे हृदय का संताप दूर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज से अन्न का त्याग कर दूंगी तब तक के लिए, जब तक ये ताला नहीं खुलेगा। ये ताला हमेशा के लिए खुलने की आप बात करेंगी या फिर? अब इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। खरगोन और प्रदेश के अन्य जगहों पर हुई घटनाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनीतिक फायदे के लिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि खरगोन और अन्य जैसी जगहों में होने वाली घटनाओं की जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। खरगोन में जो घटना हुई सर, किसे जिम्मेदार मानते हैं, कहां फेल्योर रहा? देखिए, खरगोन की घटना की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन ही है। अब वो किस विचारधारा के हो सकते हैं वो खोज का विषय है, मगर एक अधिकारी से मैंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बाद तहकीकात की थी। उन्होंने यह कहा था कि जब जुलूस निकल रहा था तो हमने जुलूस के आयोजकों को इतना भर कहा था कि ये गली सक्रिय है, यहाँ कुछ घटना की आशंका हो सकती है, तो आप यहाँ से जुलूस ना निकालें। बिल्कुल फैक्ट बताया उन्होंने। बावजूद उसके जुलूस उस मार्ग से निकला। वहाँ पर भजन के माध्यम से एक वर्ग विशेष को उत्तेजित बातें कही गई
उसके बाद तनाव फैला है। और दंगाई कोई भी हो, हम उसका पक्ष नहीं लेंगे, उसे कुचल देना चाहिए। मगर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो भी पोलराइजेशन होता है, कर्नाटक के चुनाव होते हैं उसमें भी पोलराइजेशन की शुरुआत हो जाती है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव नज़दीक हैं तो 3 स्थानों पर रायसेन जिला, रतलाम जिला और खरगोन में इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, उसकी तहकीकात होना चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए। क्या इंटेलिजेंस का फेल्यूर है या इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो किसी के इशारे पर वोटों की फसल काटने पर आमादा है। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर अतुल कर ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न के केस काफी कम हुए हैं और अपराधी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और ट्रैफिक को भी लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा कर। अपराध मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल नगरी पुलिस की भी प्राथमिकता है। सभी महिला अपराध में ये निर्देश है कि इसको तत्परता से देखा जाए, इसमें आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और विशेषकर महिला अपराध में जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी बड़े स्तर पे की जा रही है। ये सभी कार्रवाई लगातार सतत जारी है नगरीय पुलिस में और उसके कारण अभी वर्तमान में थोड़ा गिरावट आई है आंकड़ों में, लेकिन ये एक सतत कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिससे इस प्रकार के अपराधों में कमी आए और एक सुरक्षा का वातावरण बने। सर, अशोका गार्डन में जो है एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है पूरी? इसमें महिला द्वारा रिपोर्ट की गई थी, उस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें आरोपी को हिरासत में लिया है। सर, ट्रैफिक का अभियान चलाया जा रहा था जिसके अंदर बिना चालान करे कार्यवाही की जाएगी, उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है, कितनी गाड़ियाँ इस तरह की जो संदिग्ध थी बरामद हुई हैं? अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी चोरी के वाहन हैं जो शहर में घूम रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके वाहन स्वामी के साथ क्रॉस चेक करना। तो सभी थाना क्षेत्रों में और यातायात पुलिस द्वारा ये अभियान एक साथ चलाया गया है जिसमें बड़े स्तर पे सभी 2 पहिया वाहन जितने भी शहर में हैं उन सभी को चेक किया जा रहा है, जिसमें उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वाहन चोरी का तो नहीं है। चालानी कार्रवाई के इसमें निर्देश नहीं है क्योंकि ये केवल वाहन चोरी का अभियान है। जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी है उसके लिए पृथक से पुलिस कार्रवाई करती है। ये अभियान फोकस्ड रहे, इस कारण चोरी की जो बाइक्स हैं उनको बरामद किया जा सके इसलिए चलाया। सर, इस अभियान का दिन अलग है या चालानी कार्यवाही का दिन अलग है या दोनों ही एक साथ किए जाते हैं? ये अभियान चूँकि वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है जिसमें सभी थानों की पुलिस और यातायात को भी शामिल किया गया है। चूँकि बड़े स्तर पे अभियान है इसलिए इसको फोकस्ड रहकर केवल वाहनों को ही चेक किया जाता है जब भी ये अभियान के रूप में चलाया जाता है। जो चालानी कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस है वो पृथक से अपने बल का उपयोग करती है और चालानी कार्रवाई। सीएम साहब ने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जो दिया है इसमें कुछ अपन कोई योजना कुछ बनाया? पूर्व से ही जितने भी माफिया हैं उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार भोपाल में की जा रही है। वर्तमान में भी पिछले कुछ समय में लगातार कार्रवाई जारी है। जो भी शासन के निर्देश हैं उसके पालन के लिए जो समस्त विभाग हैं उनकी एक समन्वय बैठक भी हुई है और इसमें जो भी इस प्रकार के माफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की। देश के सबसे बड़े पद्मश्री और पद्म विभूषण की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी हर साल समाज में परिवर्तन करने वाले अलग अलग वर्गों के चयनित लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। भोपाल में मंगलवार को चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश का आयोजन होगा जिसके तहत साहस, सामुदायिक सेवा, समावेशी सामाजिक विकास और व्यक्तित्व और संगठनों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान दिया जाएगा, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, आगाम सेवा और पत्रकार जगत की चयनित हस्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आज भोपाल में आयोजन समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया कि देश भर में आयोजित होने वाले चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कारों की तर्ज पर अब हर साल मध्य प्रदेश में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। जिस तरह से हम पद्म पुरस्कार का आयोजन करते हैं, विनर आके उसी तरह बैठेंगे, जिस तरह पद्म आयोजन होता है ये उसी तरह का फॉर्मेट है। राष्ट्रपति जी की तरह यहाँ गवर्नर होंगे,
हर एक का जो विनर हैं वो अपने जगह पे खड़े होंगे और हमारी होस्ट जो कल के हैं वो उनके बारे में ब्रीफ करेंगी। थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है, जैसे पद्म पुरस्कार में लोग सीधा नाम लेते हैं, आते हैं और उनको अवार्ड मिलता है। यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में 1 मिनट में ये भी बताया जाएगा कि हम उनको क्यों सम्मानित कर रहे हैं। वो आएंगे, अपना पुरस्कार लेंगे, ग्रुप फोटो के लिए बैठेंगे और इनमें से कुछ 4-5, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उसमें से 4-5 लोगों को अपने बारे में बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं सारे मीडिया वालों को, खासकर मध्य प्रदेश में, मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा आपको विजुअल मिलेगा जो सिर्फ आपको राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलता है कि व्हील चेयर पे होंगे गवर्नर साहब, अजीज कुरैशी साहब व्हील चेयर पे आएंगे और गवर्नर साहब नीचे उतर के उनको सम्मानित करेंगे। तो एक गवर्नर दूसरे पूर्व उत्तर प्रदेश के गवर्नर का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा रोआ खड़ा होने वाला होगा। जब पद्म विभूषण इस अवार्ड के लिए खड़ी होंगी और उनके बारे में बताया जाएगा तो ये पूरे हॉल को मंत्र मुग्ध करने वाला होगा और तमाम जितनी अवार्डीज हैं उनका उत्साह बढ़ाएगा। और यही बस उद्देश्य था इस प्रोग्राम करने का। नेशनल एंथम होगा, ग्रुप पिक्चर होगी सबके साथ, और उसके बाद जो विनर हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आपको इसी तरह मीडिया बाइट भी देंगे वहां पे जी। तो उनके नाम भेजिए ना, उनके नाम भेजिए आप। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया सजेशन है। और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और मीडिया बहुत साफ है। जैसे मैंने कहा कि आप जो भी प्रश्न है वो प्रश्न मेरे इतिहास को देख के लगा सकते हैं। पहला साल देखिए जब हमने उपराष्ट्रपति के साथ किया था, लगभग 60-70% हमने खाली ब्यूरोक्रेट्स को ही दिया। सारे एसपी, कलेक्टर, छोटे मजिस्ट्रेट, तो वो पूरी आधारित ऐसी थी। हम कोशिश करेंगे कि जब कोई ब्यूरोक्रेट होता है, जैसे हम नीति आयोग में क्या था, नीति आयोग को लगता था कलेक्टर ही विकास करते हैं। हमारा कहना था कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, नक्सलाइट एरिया में जाते हैं, तो वहाँ एसपी कलेक्टर से बड़ा होता है, लोग एसपी के घर घर नाम जानते हैं। तो हमने कहा कि आप आईपीएस से क्यों नहीं बुलाते? प्रधानमंत्री जी पूरे आशावादी जिले में जहाँ जाते थे कलेक्टर से मिल रहे थे। तो हमने कहा कि एसपी आपको नहीं लगता है जिला में काम करता हो, मजिस्ट्रेट नहीं लगता है। तो फिर हमको लगा कि नहीं, फिर हमको जो जजेस कह रहे थे कि आपको स्वयं करो, और आदमी अपने अनुभव से सीखता है। आज तक हमने जो भी किया, आप जैसा कोई प्रश्न नहीं पूछे, आप जैसा प्रश्न पूछने वाले। जबलपुर के न्यू आनंद नगर स्थित रजा चौक के पास रहने वाले वहाबुद्दीन सिद्दीकी नामक व्यक्ति की 24 वर्षीय पत्नी मोजिमा कुरैशी ने आत्महत्या कर ली है। मोजिमा कुरैशी बिंदिया नामक गांव जो मंडला के पास स्थित है, वह वहां की रहने वाली है। 1 साल पहले उसकी शादी बड़ा उद्दीन से हुई थी। मोजिम कुरैशी के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। उन लोगों का कहना है कि मोजिमा की पूरे शरीर में चोटों के निशान है, इसलिए उन्होंने शक हो रहा है उसकी बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी गई है। आक्रोशित परिजनों ने इस मामले में हनुमान ताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जी, मेरी बहन का नाम मोजिमा कुरैशी है और उसके शौहर का नाम है वाहब सिद्दीकी, जो कि ये क्या नाम उसका नहीं, ये कौन सा इलाका है, फिर भूल गया मैंने। राजा चौक में रहते हैं। राजा चौक में रहते हैं। कौन सा नगर है वो? आनंद नगर में रहते हैं लोग। हमको रात में 1 से 1:30 बजे करीब फ़ोन आया कि भैया आपकी बहन बेहोश हो गई रात में और हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो वो पहले मिडास हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद उसको ले गए मेट्रो हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटलों में बोल दिया गया कि ये नहीं रही, आप घर ले जा लीजिए। तो हमको फ़ोन आया तो हम लोग वहाँ से रात में करीबन 2:45-3 बजे वहाँ से निकले। और रास्ते में लगभग इन लोगों का हमारे पास 6 बार फ़ोन आया। उनके यहाँ बहन जो भी फ़ोन करी हमें कि बोले हमें 4 बजे करीब जब हम कुड़ा मैली पहुँच रहे थे तो फ़ोन करी कि भैया ये हम इसको नहला दे रहे हैं और आप लोग जैसे चाहते हैं तो इसकी मट्टी कर देंगे अपन। तो हम लोगों ने उनको ये कहा कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, हम और हमारा परिवार पूरा जुड़ेगा, उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या होगा। ऐसे में हम लोगों को पूरी शंका हुई कि हमारी बहन के साथ गलत हुआ है। जब हम यहाँ पे 5 बजे पहुँचे तो उसका जब शरीर देखे हम लोगों ने तो उसके शरीर में कई जगह दाग थे, गले में भी रस्सी के पूरा निशान है, हाथ में भी दाग है।
और चोट के कई जगह निशान हैं और हम पूरी बॉडी में उसके चोट के निशान हैं और हमने में हनुमानताल जो थाना है वहाँ पे सूचना दिया, रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर वहाँ पे आके उन लोगों ने पूरी कार्रवाई करे हैं और हम इंसाफ चाहते हैं कि सर हमारी बहन के साथ अगर गलत हुआ तो उसको इंसाफ मिले और उसको अगर फांसी लगाए तो इंसाफ हमें मिलना चाहिए, हम इतना चाहते हैं। नाम बता दें अपना। शानू कुरैशी नाम है मेरा सर। कहाँ के रहने वाले हैं? भुआ बिछिया, जिला मंडला। महिला है ये रजा चौक न्यू आनंद नगर की रहने वाली हैं। इनका नाम मौजिमा कुरैशी है और पति का नाम बहाबुद्दीन है। 24 साल की हैं, जिनकी 1 साल पहले शादी हुई थी। ये मूलतः निवासी जो है बुआ बिंदिया मंडला की रहने वाली है। इनका मायका जो है मंडला से है और 1 साल पहले शादी हुई है और यहाँ पे आके इन्होंने किसी अज्ञात कारण से अभी तक पूरी मामले का पता नहीं चला है कि क्यों फांसी लगाया है इन्होंने। मामला जांच में है। सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी जिसने कि देश भर के करोड़ों लोगों की जमा पूंजी को हड़प लिया है, इसको लेकर लगातार हितग्राहियों और निवेशक कंपनी से लड़ाई भी लड़ रहे हैं पर उन्हें सफलता हासिल नहीं हो रही है। हालांकि बीच बीच में कुछ निवेशक और विद्रोहियों को कंपनी उनकी पूंजी वापस कर रही है पर वहां ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी करीब 700 करोड़ रुपए निवेशकों को कंपनी में फंसा हुआ है, जिसको लेकर शहर में आंदोलन किए जा रहे हैं। इस आंदोलन में कांग्रेस बीते 2 साल से लगातार सहारा कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है पर उन्हें राज्य सरकार की मदद न मिलने के चलते सफलता नहीं मिल रही। आज ये मामला न केवल जबलपुर बल्कि समूचे हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के कई सांसदों ने कई विधान आया है, फिर चाहे महाराष्ट्र की बात हो, फिर चाहे बिहार की बात हो, फिर चाहे राजस्थान की बात हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने भी इसको बड़ी मजबूती से अपनी सरकार के चलते छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को उठाया है और काफ़ी हद तक वहाँ पर जा रहा है। हमारी पीड़ा इसमें यह है कि जबकि जबलपुर में इतना बड़ा आंदोलन कई माह से माननीय सांसद राकेश सिंह जी हिंदुस्तान की लोकसभा में इसको क्यों नहीं उठाया करा, उनसे बात करने का उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने पोस्टकार्ड अभियान चलाया जिसमें तकरीबन 15,000 पोस्टकार्ड जिसमें आम निवेशकों ने अपनी भावनाएं दर्ज करी, अपना पता लिखा, अपना मोबाइल नंबर उसमें दर्ज करा, तकरीबन सिंह जी तक पहुँचाई। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं कि जबलपुर लोकसभा की जनता ने आपको इस विश्वास के साथ चुना था कि जब भी कभी ऐसी कोई एक सब पटल पर आप जबलपुर के लोगों की बात रखेंगे और आपने हमारा चूंकि आंदोलन हर स्तर से जारी है, फिर चाहे हमारी लखनऊ में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनसे बात करना पड़ेगा। घेराव भी समझ सकते हैं, चर्चा भी समझ सकते हैं। अगर वे स्वतः से हम लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं तो हम लोग चर्चा के लिए भी तैयार हैं और अगर उनका यही रुख रहेगा तो हम लोग कल आक्रामक रूप के साथ उनका सर्वदलीय घेराव भी करने जा रहे हैं। इस हम लोगों ने सोचा चूँकि जबलपुर के 3 लाख निवेशकों का ये मामला है तो इसमें ना ही कोई निवेशक कोई दल से जुड़ा व्यक्ति है, ना ही कोई संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, बल्कि जबलपुर के 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ वापस नहीं मिल रहा है। लगभग 700 करोड़ रुपए की ये राशि है। इसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। जो निवेशक और अभिकर्ता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कल पुनः वे ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी साथ में उनका सहयोग करे। हम लोग पूर्णतः उनको सहयोग देने तैयार है क्योंकि मामला जबलपुर शहर के, जबलपुर जिले के 3 लाख लोगों का है जिनका पैसा सहारा में फंसा है। कल अगर सांसद जी चर्चा के लिए बुलाते हैं इन लोगों को तो चर्चा होगी जिससे इनका पैसा कैसे निकल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जल्दी से जल्दी कैसे निकल सकता है उस पर चर्चा होगी। अन्यथा माननीय सांसद राकेश सिंह जी के घर का घेराव किया जाएगा। तालाबों के शहर जबलपुर में गर्मी के मौसम में हर साल होने वाले जल संकट देखते हुए जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने सरोवरों की संरक्षित करते हुए बड़े स्तर पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में 75 अमृत सरोवरों को संरक्षित करने के साथ साथ उनका निर्माण भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि भावी पीढ़ी को जल का महत्व बताने, उनके जल की पर्याप्त उपलब्धता के साथ धरती माँ की प्यास बुझाने और जीव दया के मकसद से 75 अमृत सरोवरों को संरक्षित और निर्मित करने का फैसला किया गया। राकेश सिंह की माने तो इस अभियान की शुरुआत सोमवार को जबलपुर के गढ़ा में स्थित गोंडकालीन इमरती तालाब के संरक्षण के कार्य में होगी। आपसे कह रहा था
जब तक समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी इसको नहीं समझेगा, ये किन्हीं एक दो व्यक्तियों या सरकार के कुछ लोगों के हिस्से पर इसको छोड़कर हम नहीं बच सकते। यदि एक तरफ जल संरक्षण का काम होगा, दूसरी तरफ रात के समय पे, शाम के समय पे उसमें कचरा डालने का काम होगा स्थानीय स्तर पर, तो कठिनाइयाँ रहेंगी। और ये जन जागरण की दिशा में ही ऐलान किया है देश से कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उस समय हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और विशेष रूप से जल संरक्षण पर उन्होंने जोर दिया है, जल के व्यवस्थापन पर जोर दिया है। हम सभी जानते हैं कि ये देश किसी ज़माने में विश्व व्यापार में अग्रणी हुआ करता था, और ये अग्रणी इसलिए था क्योंकि भारत सुजलाम सुफलाम था। सुजलाम सुफलाम इसलिए था क्योंकि देश में जल व्यवस्थापन बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में ये चीज़ धीरे धीरे कहीं छूट गई और उसके कारण जल का संकट बहुत गंभीर रूप में हमारे सामने है। और उन्होंने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष प्रतिपदा से लेकर अगले वर्ष प्रतिपदा तक हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाए, जो एक तरीके से पानी की रिचार्जिंग का काम करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, माता धरती को पानी की दृष्टि से समृद्ध रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन सरकार के स्तर पर ये सारे काम अकेले नहीं हो सकते तब तक जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होती और जन जागरण नहीं होता, क्योंकि उनको एक बार तालाब बनाना, तो तालाब बनाने के बाद संरक्षण की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए तय किया है, 2011 से पानी के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, जल रक्षा यात्रा और अनेकों तरह के कार्यक्रम इसको लेकर किए हैं। लगभग हर बार गर्मी में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। कल तय किया है कि कल इमरती तालाब पर श्रमदान के साथ इसकी शुरुआत करेंगे, पूरा दिन वहीं रहेंगे और उसके बाद पूरे ज़िले में इन सभी 75 अमृत सरोवरों पर मैं स्वयं जाऊंगा। एक दिन में 3 से 4 तालाबों पर प्रतीकात्मक श्रमदान भी करेंगे, पूजन करेंगे और वहाँ के लोगों से उसको बातचीत करके जन जागरण का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत तेज़ी के साथ इस काम को मध्य प्रदेश में शुरू किया है। और कल जन भागीदारी में आप भी शामिल हैं। जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है संपूर्ण जनता। आप शामिल हैं इस दृष्टि से कि जन जागरण में आपका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस दृष्टि से ये सारे काम होते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने अकेले के स्तर पर पूरे ज़िले के जल व्यवस्थापन को दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक कि जन जागरण ना हो। मैंने 20-21 दिन की जल रक्षा यात्रा भी की है, जिसका असर आज भी मेरे चेहरे पर है। और कल भी जब श्रमदान होगा तो आप सब भी आइए, हाथ बटाइए और हम सब मिलजुल कर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये काम इसीलिए है कि जब तक हम स्वयं पहल नहीं करते तब तक लोगों को इसके लिए जागरूक नहीं कर सकते। तो कल ये पहल होने जा रही है और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।